हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं। उसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था फिजिकल, उसके बाद इकोनॉमिकल, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था सोशल एंड कल्चरल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर, हाउ दे अफेक्ट द एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर। पॉलिटिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट अगर हमें देखने को मिला वो मिला 16th सेंचुरी के बाद में, जब यूरोप का जो पॉपुलेशन जो थी वो दुनिया के उन क्षेत्रों में गई जो बिल्कुल नवीन थे या खाली थे। और ऐसे क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका या साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, और इन एरियाज़ में जब ये यूरोपियन पॉपुलेशन गई तो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन थी, वहाँ के जो नेटिव लोग थे और वो जो प्रोड्यूस करते थे उसको उन्होंने जो है रिप्लेस किया किन चीज़ों से, जो इसकी डिमांड यूरोप में थी, या तो यूरोप की इंडस्ट्रीज़ को थी या यूरोपियन कम्युनिटी को थी। तो इसके पीछे जो एक सोच थी, जो एक सिद्धांत जो विकसित हुआ, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित हुआ कि वहाँ के जो शासक थे, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ था, उन्होंने अपने कंट्री के डिमांड के हिसाब से वहाँ जो भी पॉपुलेशन रही, जैसे डच लोग जो है ईस्ट इंडीज़ में गए, जो इंडोनेशिया में, वहाँ उन्होंने मसालों का जो है उत्पादन किया। इसके अतिरिक्त अगर बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन और कॉर्न, या मैं बात करूँ इंडिया, श्रीलंका, कीनिया, तो यहाँ पर टी कल्टीवेशन, वेनेजुएला जो है वो बनाना प्रोडक्शन के लिए, ब्राज़ील, कोलंबिया कॉफ़ी के लिए। तो ये जो है ये पॉलिटिकल एक सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ दुनिया भर में जब रबड़ की खेती शुरू हुई, क्योंकि रबड़ का औद्योगिक प्रयोग शुरू हो गया था और इसके कारण जो है उद्योगों को रबड़ की आवश्यकता होने लगी। कपड़े की ज़्यादातर, जैसे सबसे पहला जो कपड़ा मिल था वो मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में बना, तो उसके लिए जो कच्चा माल था वो उन क्षेत्रों में उत्पादित होता था जो गर्म जलवायु के स्थान थे, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र थे वहाँ पर। तो इन जो यूरोपियन कम्युनिटी थी, इसने वहाँ पर उन फसलों को उत्पादित करना, तो ये एक राजनीतिक सोच को बतलाती है कि किस प्रकार। और 1950 के बाद ज़्यादातर विश्व के जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए और उनकी अपनी सरकारें, तो उन्होंने अपनी स्थानीय जनसंख्या को ध्यान अंतर्गत रखते हुए अपनी कृषि नीतियों को जो है बनाया। और अगर भारत जैसे देश में मैं बात करूं तो राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो विभाजन के बाद 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली अंग्रेजी राज से, तो भारत में जो खाद्यान्न उत्पादित क्षेत्र थे वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए। तो इसके बाद भारत की सरकार को ये आवश्यकता पड़ी कि वो नवीन क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाए, और इस प्रकार भारत में जो कृषि नीतियां बनने लगीं वो थी कि नवीन क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाया गया, खाद्यान्न के अंतर्गत, या सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया राजनीतिक सोच से, या फिर कृषि के अंदर उपकरणों की जो है चलन बढ़ाने के लिए सरकार ने अपनी नीतियों में सब्सिडी जो है लागू की। तो सब्सिडी का मतलब है कि किसानों को एक सहायता दे करके और खेती को बढ़ावा दिया गया। सरकारी स्तर पर ही हरित क्रांति को लाया गया, या दूध के उत्पादन के लिए जो है श्वेत क्रांति, या दालों के उत्पादन के लिए, या मछली उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार जितने भी कृषिगत पदार्थ थे उनके उत्पादन के लिए सरकारी स्तर पर, क्योंकि भारत में जनसंख्या का विकास तेजी से हुआ और जब कभी हमें इन चीज़ों को आयात करना पड़ता था, खाद्यान्नों को, उसके लिए बड़ी धनराशि विदेशी देशों को देनी पड़ती थी, मुल्कों को देनी पड़ती थी। तो उससे बचने के लिए जो है हमने अपने स्तर पर, और आज की जो हमारी स्थिति है उसमें भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है बल्कि वो काफ़ी निर्यात भी करता है। इसी प्रकार देश में किन खाद्यान्नों का आयात और निर्यात किया जाएगा ये भी जो है एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होता है। भारत की जो उत्पादित होने वाली बहुत सारी जो कृषिगत उत्पाद हैं, जैसे चाय है, या जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मसाले हैं, इनको बड़ी मात्रा में यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाता है। चाय का जो उत्पादन है भारत में वो खास तौर से जो है यूरोपियन कम्युनिटी को एक्सपोर्ट किया जाता है।
इसी प्रकार जो मसाले हैं या केला है या आम है, भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होने वाला उच्च क्वालिटी का जो आम है अल्फांसो या हापुस, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है। और वहाँ के लोग जो हैं इसको किस प्रकार देखते हैं कि वहाँ की आयात नीति क्या है और वहाँ की निर्यात नीति क्या है। इसी प्रकार जब कृषि का जो नीतियाँ बनती है, खासतौर से भारत जैसे देश में जब पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के सेक्टर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाता है तो बड़ी धनराशि उसके लिए रखी जाती है। सरकारी स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर कृषि के जो विकास के लिए किसानों को किस प्रकार सहायता, आप काफ़ी वर्षों से देख रहे होंगे भारत में किसान जो है वो कृषिगत जो ऋण है उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है और पिछले काफ़ी सालों में आत्महत्याएं जो हुई हैं किसानों की वो ऋण के दबाव में हुई हैं। तो सरकार ने समय समय पर ऋण माफ़ी का जो निर्णय लिया वो भी एक राजनीतिक निर्णय था जिससे किसानों को सहायता मिली। इसी प्रकार फसल बीमा योजना जो आई है वो भी किसानों को सहायता देने के लिए, तो इसका निर्णय भी जो है राजनीतिक स्तर पर लिया जाता है। प्रत्येक देश अपने कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए विदेशी जो आयात है उसको रोकने या उसको अधिक लेने के लिए जो है वो राजनीतिक स्तर पर ही निर्णय लिए जाते हैं। पिछले आपने कुछ समय में देखा होगा भारत में अनियन या प्याज जो है वो उसकी फसलें खराब हो गई जलवायु कारणों से भी और आर्थिक कारणों से भी, और इसको बाद में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन जो आयात निर्यात की जो संधियां भारत सरकार की पाकिस्तान के साथ है उसके तहत जो है प्याज को पाकिस्तान से इंपोर्ट किया गया। तो ये भी एक राजनीतिक एक पृष्ठभूमि है जिसके अंतर्गत कृषि को किस प्रकार विकास किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, कृषि के नवीन जो जितने भी जो आयाम हैं उनको किस प्रकार लागू किया जा सकता है। भारत में जो एक राजनीतिक सोच ही थी जिसमें विश्व का सबसे बड़ा कृषि का जो प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में, उसने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को एक विशाल कृषि प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये जो निर्णय है ये भी राजनीतिक स्तर पर ही लिया गया था। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो दुनिया के अनेक भागों में, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो आर्थिक उन्नति के लिए हो, चाहे वो किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए हो, ये जो निर्णय हैं सरकारी स्तर या राजनीतिक स्तर पर जो लिए जाते हैं इससे कृषि के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में खास तौर से हम देखते हैं कि जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ पर खाद्यान्नों का आयात किया जाता है और उस आयात को जो है करने पर भारी मात्रा में धनराशि जो है अनेक विदेशी देशों को देनी पड़ती है जहाँ पर जनसंख्या न्यून है। तो जहाँ जनसंख्या न्यून है वहाँ की जो राजनीतिक एक सोच है वो अपने क्षेत्रों में उन खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग विदेशों में अत्यधिक रहती है। और यही कारण है कि जो विश्व के बड़े घास प्रदेश हैं जिन क्षेत्रों में स्थित है वो दुनिया के विकसित राष्ट्रों के रूप में आते हैं, कनाडा, अमेरिका, अर्जेंटीना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका या ब्राज़ील। तो वो अपने उत्पादों को जो है क्योंकि न्यून जनसंख्या के कारण उनके उत्पाद जो हैं उनके यहाँ कम काम आते हैं और वो ज़्यादातर अपने उत्पाद जो है बाजार के लिए उत्पादित करते हैं और वो जो उत्पाद हैं वो पूरा उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का समावेश होता है जिसके कारण ये कृषि जो है एक उद्योग का रूप लेती है। तो इसके पीछे जो सोच है वो एक राजनीतिक सोच है जो देश में सरकार या जो भी राजनीतिक दल काम करते हैं और उस दल के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से राजनीतिक कारक हो सकते हैं, किस प्रकार के निर्णय सरकार लेती है, किस प्रकार किसानों की मदद के लिए। एक और चीज़ आप देखा होगा राजनीतिक स्तर पर कि जब भी कभी किसान कोई फसलें उत्पादित करता है तो उन फसलों का मूल्य बाजार में कम मिलता है और किसान को उसका एक सही मूल्य देने के लिए सरकार जो है समर्थन मूल्य उसका स्थापित करती है या निर्धारित करती है और उस मूल्य पर जो है सरकार उस किसान से उत्पादित
उपज को खरीदने के लिए जो है तैयार रहती है और उसके अधिक उपज पर किसान उसको अधिक मूल्य पर मार्केट में खुले बाजार में बेच सकता है। तो ये सरकारी जो मशीनरी है ये राजनीतिक सोच के ऊपर ही काम करती है और विभिन्न राजनीतिक शक्तियों द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो कृषि को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।